हो गया चालू। देखो, अब आज तुम लोग को इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है। इतिहास में क्लास 10th में कौन कौन चैप्टर है, सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। देखो, इतिहास में तुम लोग को जब वो क्लास चल रहा था रेगुलर वाला, उसमें भी तुम लोग को एनसीईआरटी से ही पढ़ाए थे। लेकिन वो जो एनसीईआरटी का क्लास चला था, वो चला था तुम लोग को, ठीक है, बुक से। और अभी जो चलेगा वो चलेगा तुम लोग को शॉर्ट में, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, नोट्स के रूप में चलो। और ये जो नोट्स के रूप में चलेगा, ये फुल्ली तुम लोग को स्मार्ट बोर्ड पे चलेगा। तुम लोग क्लास में सभी स्टूडेंट एकदम ध्यान मग्न बनाए रहना, एकदम। देखो, दो चीज कल के क्लास में या परसों के क्लास में तुम लोग को हम बतलाए थे, जो पढ़ाई के समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर, अगर हम सही से ध्यान अगर लगाए रहते हैं तो हमें कभी, ठीक है, घटना घटित नहीं होती है। होता क्या है, जब हम लोग क्लास में पढ़ते रहते हैं तो टीचर आगे बोर्ड पे, जैसे अभी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, बात समझ रहे हैं, और आप पीछे कुछ और बात पढ़ते रहेंगे तो फिर परेशानी है। विद्या इतनी आसान नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। विद्या को अगर सोच रहे होंगे आप लोग, जो सर सीधे देखते हैं और माइंड में घुस जाएगा, तो इस बात नहीं है। जब एक मोबाइल चलाते हैं, देखिए अगर अभी स्मार्ट बोर्ड चला रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड को चलाने के लिए हमें इसको टच करना पड़ रहा है, लेकिन माइंड में इसको घुसाने के लिए हम लोगों को, ठीक है, टच करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे समझने की जरूरत होती है। इसलिए बारीकी से ध्यान मग्न होकर के जब हम पढ़ाते हो तो समझने की कोशिश कीजिए। लड़का लोग, कई लड़का को देखते हैं क्लास में, जब हम वीडियो बनाने लगते हैं या एकदम मग्न में हम पढ़ाने लगते हैं तो पीछे झूलने लगते हैं। झूलने का मतलब कि नींद में झपकी मारने लगते हैं। डर लाइए शरीर में, थोड़ा शरीर में डर लाइए। ये जिंदगी है, लड़का है तो बैल है, ये समझ लीजिए। आज हो या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, आपको गाड़ी खींचनी ही पड़ेगी। इसलिए अभी मम्मी पापा के होती में आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए। मम्मी पापा के होती में अगर अच्छा से पढ़ाई कर लीजिएगा तो आगे दिन बैलगाड़ी नहीं खींचना पड़ेगा, ठीक है, रेलगाड़ी खींचना पड़ेगा, जहाज खींचना पड़ेगा, बैलगाड़ी की तरह बैल नहीं बनना पड़ेगा। तब कोई अच्छा पद पर जाइएगा, अच्छा जगह पर जाइएगा। और ये जरूरी नहीं है जब पढ़ करके हम नौकरी ही करें, पहले एक अच्छा आदमी बनिए। अच्छा आदमी बनने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए। तो देखते हैं पहले सिलेबस क्या है आपका क्लास 10th का। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th में हिस्ट्री का जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, उस हिस्ट्री में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर का क्या नाम है बउआ? यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा चैप्टर कौन है? समाजवाद एवं साम्यवाद। और तीसरा चैप्टर जो है आपको हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, हिंद चीन मतलब समझते हैं ना, आधा हिंदुस्तान और आधा पाकिस्तान नहीं, ठीक है, चीन, आधा हिंदुस्तान और आधा चीन से मिला करके जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम बनाया गया था, इसी में बनाया गया था, समझ गए। उसके बाद चौथा चैप्टर जो है वो है भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर आप लोग को अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अभी जो आप लोग को चल रहा है यही प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद चैप्टर आज मॉर्निंग में जो पढ़ाया गया था, यही पढ़ाया गया था, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। लेकिन अभी आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए एक, ठीक है, मॉर्निंग में आपको हम बतलाए थे जो बुक से, अभी भी हम आप लोग को बतलाए थे बुक से, यानी अब जो पढ़ाई चलेगा वो चलेगा आपको नोट से, यानी शॉर्ट में, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स के रूप में आए हैं। और क्रैश कोर्स में क्या अगर हम वैसे करके पढ़ेंगे तो समझिए 10 महीना लगा है खत्म करने में सिलेबस। क्या हम 3 महीना में खत्म कर पाएंगे? नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आप लोग को पढ़ाई चलेगी, तो ध्यान देंगे। और अभी जो आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह है आप लोग को पहला चैप्टर राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले आप लोग को इतिहास में बतला दें, जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अब आधुनिक भारत में आ गए हैं, ठीक है। आधुनिक भारत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आधुनिक भारत में देखिए क्या कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का क्या नाम है बउआ? यूरोप में राष्ट्रवाद। कहता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। वाहक मतलब समझते हैं? दुश्मनी क्या कर देता है?
ठीक है, एकता का वाहक, यानी जो एकता में रहते हैं हम लोग, यानी एक बन करके रहते हैं, उसी में फूट डालो और शासन करो वाला नीति वाला बात बना देती है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद को फिर से समझते हैं। कहता है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का क्या बनती है? वाहक बनती है। अर्थात राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। देखते होंगे गांव में, खास करके गांव में चलता है, वो हमार जात क्या है, सुनते होंगे, वो हमार जात क्या है तो हमार धर्म क्या है। ठीक है, लिंग के आधार पर वो लड़की है, हम लड़का है, मतलब होता है ना मतभेद, ये सब होता है। तो ये सब किस में आता है? राष्ट्रवाद में आता है। किस में आता है बुआ? राष्ट्रवाद में आता है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा इस टाइप से लेकर के आना चाहते हैं आपको, ये चैप्टर को जो पूरा का पूरा रहे दिखाई दे। देखिए, ये है एक पूरा चैप्टर, आप लोग को समझे ना। इसको बड़ा कैसे किया जाएगा? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ये समझ गए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को अच्छा डिफिनेशन आपको यही रहेगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की क्या होती है? वाहक बनाती है, यानी बनती है। अर्थात उसको हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं किस आधार पर? ठीक है, परंपरा के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातीयता के आधार पर, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति यानी देश के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत राष्ट्रवाद का अर्थ है। अभी आप लोगों ने देखा, जस्ट चुनाव हुआ था अपने यहाँ, कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, तो चुनाव में ये चीजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। देखे थे ना, ऐसे था, कई आदमी जाति के आधार पर, कई आदमी धर्म के आधार पर मतदान किए, और मतदान करने के बाद राष्ट्र के लिए हम लोगों ने मतदान किया, हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए मतदान किया है ना। राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र के प्रति निष्ठा, मतलब क्या होता है? ईमानदारी, दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत है। नियम कहता है आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, तो हम लोग हल्ला नहीं करते हैं। कह देता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के लड़की लड़का को शादी नहीं करना है, तो हम लोग शादी नहीं करवाने देते हैं। अगर कह देता है जो 15 वर्ष से कम यानी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों से काम नहीं करवाना है, तो हम लोग काम नहीं करवाते हैं। ये क्या है? इसमें कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, जिस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति जैसे प्रेम क्या है, तो आप लोग को देखने के लिए मिला, जो बाहर रहने वाले लोग जो काम करने के लिए दूसरे राज्य में गए हुए थे, वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को दर्शाने के लिए मतदान करने के लिए आए थे। क्या सरकार उसको पैसा दी थी? जो नेता खड़ा हुआ था वो पैसा दिया था? नहीं दिया था, लेकिन वो लोग आए थे। कौन चीज? उनको था अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को दर्शाने के लिए ही आए थे। अगर आपसे पूछा जाए जो राष्ट्रवाद क्या है, तो कहेंगे अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, बीजारोपण, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल यानी 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। पुनर्जागरण जानते हैं ना? पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। एक बार की बात है, इसमें समझे, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के, उद्योग में यानी व्यापार व्यवसाय में, उद्योग में कहिए सीधे, उद्योग में लॉस हुआ, इतना ज्यादा लॉस हुआ, इतना ज्यादा लॉस हुआ कि उन लोग की स्थिति काफी खराब हो गई। ठीक है, लेकिन फिर से कौन में? 14वीं शताब्दी में उनमें एक हिम्मत आई, और हिम्मत आकर के पुनः वो काम फिर से करना चालू किए। इससे पहले, ठीक है, पुनर्जागरण से पहले लोग को अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास था। जैसे किसी को बीमारी हो गया तो जड़ी बूटी नहीं होता है, भूत प्रेत, भगत, वैद्य, उसमें लोग विश्वास रखते थे और उसके पास चले जाते थे। ठीक है, दैवी दिया ही प्रकोप कहिए। लेकिन पुनर्जागरण के बाद लोग विश्वास करने लगे औद्योगिक क्रांति पर, लोग विश्वास करने लगे साइंस पर, अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए
औद्योगिक क्रांति पर। वही कहता है बीजारोपण, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच से ही हो चुका था, परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में आ गया। कौन? राष्ट्रवाद। ठीक है, 1789 ईस्वी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जानते हैं ना, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान, ये सब बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था और ये सब उद्योगपति था और उद्योग की दुनिया में ही राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ। जैसे अभी आपको बतला देते हैं एक एग्जाम्पल किताब से बाहर से लेकर के, हमारे पास भी कुछ, ठीक है, सामान है और आप लोगों के पास भी कुछ सामान है। अब मेरा कहना हम 20 रुपए किलो बेचेंगे, आप कह दीजिएगा 18 रुपए किलो बेचेंगे, क्या होगा? हम दोनों आदमी के बीच में लड़ाई होगी ना? क्यों होगी? भाई हम बेचेंगे, तुम कहोगे हम बेचेंगे। अब ऐसे करके अपने आप में, ठीक है, आगे ग्रोथ करेंगे। जैसे जो पहले पहुंच गया, जो पहले आगे काम किया, इस टाइप से काम करता था। किसमें? राष्ट्रवाद में। ठीक है, देखिए यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय में। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण, ये दोनों ने काफी प्रोत्साहन किया, यानी काफी सहयोग किया। कहता है फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय, ऐसे उच्चतम लोगों का वर्ग जिसमें जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग, रईस समझते हैं ना, जो एकदम घर पर रहते हैं, कानून बनाते रहते हैं, वहां से लागू करते रहते हैं। ठीक है, अभी वो बेगूसराय का जो नेता था मोकामा का, उसको हम लोग रईस कह सकते हैं। ठीक है, परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, ये सबको। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत सब कुछ को पहले हाइड करके रखा गया था, सीधे नहीं कहता वर्चस्व स्थापित किए हुए था, उस सब को तोड़ दिया, कहा नहीं कोई नहीं वर्चस्व में रहेगा, जो कुछ होगा सब एक समान रूप से होगा। फिर कहता है देखो क्या हुआ, वियना कांग्रेस क्या है? यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 18 जून, ठीक है, 14 से 18 जून के बीच में 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। कौन चीज? वियना कांग्रेस का स्थापना कितना ईस्वी में किया गया था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, अब कहता है नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। ठीक है, अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया? सेनापति। आपको क्वेश्चन है जो नेपोलियन कौन था, तो कहीं पर है नाविक और कहीं पर है सेनापति, तो याद रखिएगा नेपोलियन क्या था? सेनापति था। कितना वर्ष की अवस्था में वो बना था? 24 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की अवस्था में बना था? 24 वर्ष की अवस्था में। कहता उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और उस पर, ठीक है, अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और फ्रांस का शासक भी बन गया। पहले क्या था? सेनापति, यानी सेना का मालिक था, अब पूरे फ्रांस का क्या बन गया? मालिक बन गया। उदारवादी से आप क्या समझते हैं? उदारवादी लातिनी भाषा के मूल पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आजाद। उदारवादी का मतलब क्या होता है? आजाद। उदारवादी का मतलब क्या होता है? तो उदारवादी कौन भाषा है? लातिनी भाषा है। कौन भाषा है? लातिनी भाषा है, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्रभावित कर देता था। ठीक है, उदारवादी जो यानी सबसे ज्यादा प्रगति में है उसको वो डिमोरलाइज कर देता था। ठीक है, उसका क्या नाम था? उदारवादी। रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा राजनीति दर्शन परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसको हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं, जिसको एक तरह से कह सकते हो नियम कहते हैं। ऐसा राजनीतिक दर्शन परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता दे देता है। जैसे अभी मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ाने के सेक्टर में कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिकता देना। ठीक है, विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। नेपोलियन का शासनकाल क्या था वो देखिए। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। प्रजातंत्र मतलब समझते हैं ना, जहां प्रजा शासन करता था, ठीक है, उसको हटा करके राजतंत्र कर दिया, यानी राजा शासन करेगा। कहाँ? नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासन काल में प्रजातंत्र की शासन को समाप्त करके किसका शासन बना दिया? ठीक है, राजतंत्र का, यानी राजा का शासन बना दिया।
कहता है नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804 ईस्वी की क्या थी, वो देखिए। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाएगा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे पहले होता था ना, संपत्ति को गरीबों के बीच बांट दिया जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। गरीब है तो गरीब रहेगा, अमीर है अमीर रहेगा, अपने अधिकार में रहेगा। जिसके पास जितना संपत्ति है उसमें किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। उसके बाद था भू दासत्व और भागीदारी शुल्क से मुक्ति दिलाना। जैसे टैक्स नहीं था, टैक्स से मुक्ति दिला दिया, कर्ज जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद जागीरदारी, इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। अब इसका कहना हुआ भाई आप लोग जो उपजाते हैं तो पहले जो ये 3 नंबर में जो ज्यादा टैक्स है या कोई जो जमींदार बनेगा वो बात नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो उपजाते हैं उससे कुछ पैसा सरकार को दीजिए ताकि सरकार भी उससे कुछ, ठीक है, आप लोगों के हित के लिए यानी राज्य के लिए, देश के लिए कुछ काम कर सके, ठीक है, राजा भी काम कर सके। वही है, 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय शासन 2 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन में, सो देखिए, एक था कुलीन वर्ग और एक था कृषक वर्ग। कुलीन वर्ग उच्च वर्ग के थे जो शासन के साथ सेना के उच्च पदों पर थे। निम्न वर्ग में कृषक आते थे जो शोषित थे। शोषित मतलब समझते हैं ना, शोषित मतलब समझते हैं भाई, शोषित मतलब होता है जिस पर दबदबा बनाए रहता है, नहीं हो काम किया तैयो एक झापट, उसको कहते हैं शोषण करना। ऐसा होता था बउआ, पहले के जमाने में ऐसा बनाए हुए थे अमीर लोग, जो अगर गरीब लोग पैखाना कर रहा है ना, अगर वहां से घर पर से आवाज दे दिया तो वहां वो छोड़ करके चल जाएगा वहां, उसको कहते थे हम लोग, ठीक है, कृषक वर्ग, शोषण वर्ग। उसके बाद उसको ताजा खाना नहीं देता था खाने के लिए, रात में जो बच गया खाना वो खाना उसको दिया जाता था खाने के लिए, ताजा खाना नहीं। अरे भाई तुम अपने लिए भी बनाए हो, वो भी तो इंसान है ना। ऊपर में जो जैसे अभी कहा, जो हमारे यहाँ सभी लोग को समान दृष्टि से देखा जाएगा, यह अति उत्तम बात है। अति उत्तम का मतलब कि गरीब आएगा तो गरीब रहेगा, अमीर रहेगा तो अमीर रहेगा, लेकिन ठीक है, बड़ा शासन किया। बीच में एक और वर्ग जुट गया जिसे हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। एगो था कौन वर्ग, कुलीन वर्ग, एगो वो कौन था, कृषक वर्ग, एगो कौन बन गया, मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग जो था वो काफी अमीन मतलब जमींदार था, काफी बोलबाला था, ठीक है, सब पर हुकूमत जमाता था। और कृषक वर्ग जो था वह निम्न मतलब कोटि के आते थे। निम्न कोटि का मतलब कि नीच जाति एक तरह से कहो आते थे। बाद में जाकर के कौन वर्ग का निर्माण हुआ, मध्यम वर्ग का। कहता है क्या, जब मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ तब एक नया टॉपिक आता है और वो है आपको वियना सम्मेलन, ठीक है। वियना सम्मेलन क्या है, सो देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, जो पहले चल रहा था। यानी क्या चल रहा था, प्रजातंत्र था तो फिर प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, राजतंत्र को स्थापित नहीं किया जाए। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। मेटरनिख को जानते हो ना, वही किया। कहता इससे सम्मेलन के द्वारा इटली, जर्मनी तथा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित हो गया। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बन गया। समझ गए, शासन चलेगा के कर प्रजातंत्र का, प्रजातंत्र मतलब कि जनता का, ठीक है, लेकिन वहां भी एगो सरकार रहेगा, राजा रहेगा, ठीक है। राजा किसको बना दिया गया, लुई 18वां को। याद रखिएगा, 1 नंबर में पहले कौन गया था भाई, यहाँ पर कुलीन वर्ग के अंतर्गत नेपोलियन। नेपोलियन के बाद कौन आया, ठीक है, मेटरनिख। नेपोलियन के बाद कौन आया, मेटरनिख। देखिए, फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और लुई 18वां को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। कहता है मेटरनिख युग 1815 के वियतनाम सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत तथा दूसरा मेटरनिख युग की शुरुआत हुई, जो 1848 तक चलती रही। 1815 से लेकर के 1848 तक के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। आपका एक क्वेश्चन भी है ना, मेटरनिख युग क्या है, तो याद रखिएगा, मेटरनिख युग 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिख काल कहते हैं। कोई दिक्कत, ये क्लियर रहेगा। इसमें जो आप लोग को पढ़ाया गया है काफी इंपोर्टेंट है, अगर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर उतारिएगा, ताकि आपको थ्योरी का कमांड हो जाएगा। थ्योरी अगर कमांड हो गया तो आप सभी स्टूडेंट को
ऑब्जेक्टिव में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना मेटरनिक युग 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी के युग को क्या कहते हैं हम लोग? मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक से पहले कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन क्या कहा था? नेपोलियन का कहना हुआ था जो प्रजातंत्र नहीं रहेगा, क्या रहेगा? राजतंत्र रहेगा। लेकिन जब मेटरनिक समाप्त हो गया तब कौन आया? सॉरी, नेपोलियन समाप्त हो गया तब क्या आया? मेटरनिक। मेटरनिक का क्या कहना हुआ? जो पहले वाला, पहले था प्रजा तो आप भी रहेगा प्रजा, लेकिन राजा रहेगा। ठीक है। और इसी तरह फ्रांस का यहाँ पर जो है, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बोर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां को क्या बना दिया गया? फ्रांस का राजा बना दिया गया। उसके बाद मेटरनिक युग 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी के युग को मेटरनिक युग। एक ये भी तुम लोग को लघुत्तरीय क्वेश्चन है, जुलाई 1830 की क्रांति क्या है? याद रखना, इस क्रांति का मुख्य कारण लुई 18वां द्वारा किए गए सुधारों के साथ छेड़छाड़ करना तथा चार्ल्स 10वां का निरंकुश होना था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसने समान नागरिक संहिता को समाप्त कर अभिजात्य अर्थात उच्च वर्ग को विशेष अधिकारों से विभूषित किया, जिसके कारण सुधारवादियों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स 10वां ने इस विरोध के प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों कानून के द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया, जिसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे हम लोग 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। एक मेन कारण क्या था? याद रखिएगा इसका। ठीक है, जुलाई, हाँ ठीक है, नहीं जून के बाद ना जुलाई होता है, तो जून में क्रांति छिड़ी, उसी को जुलाई की क्रांति कहते हैं। एगो बात बताओ, खूनी रविवार में क्या था? दिन रविवार का थोड़े था, तो पुराने कैलेंडर के अनुसार था ना। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कौन चीज याद रखिएगा? यही था। यह कारण क्या हुआ? जब भी अगर क्रांति हुई तो सब आदमी समझ सकते हैं। आज तक कहीं भी अगर लड़ाई हुआ तो लड़ाई में कोई प्रॉफिट में रहा है? याद रखिएगा, गुस्सा में किया हुआ हर एक काम खराब होता है। ठीक है, इसलिए जीवन में कुछ सीखिए। ठीक है, एक बात सबसे बड़ा पॉजिटिव सोच करके चलिएगा, जिस दिन आपकी बड़ाई होने लगेगी समझिएगा आप उस दिन मर गए। जिस दिन आपकी बड़ाई होने लगेगी उस दिन समझिएगा जो मर गए। यानी बुराई इस बात का प्रतीक है जो आप प्रगति के मार्ग पर है। जब आपका कोई सामना नहीं कर सकता है तब आपका कोई बुराई करता है। समझते हैं नहीं बात? उसी प्रकार से यहां पर देखिए, जब भी अगर लड़ाई हो गई, कारण बन गया 1830 ईस्वी की क्रांति, तो कुछ ना कुछ तो उसका परिणाम निकलेगा। लड़ाई हुआ तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो कहता है चार्ल्स 10वां राजगद्दी छोड़ करके इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी भाग गया, और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप को शासक बनाया गया। किसको बनाया गया? याद रखिएगा, लुई फिलिप। ठीक है, किसके बाद बना था ये? चार्ल्स 10वां के बाद। चार्ल्स 10वां क्यों भागा? किसको सरकार बनाया था? पोलिग्नेक को। पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया, और पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना करके क्या दे दिया? बड़े बड़े लोगों को अधिकार दे दिया। गरीबा का कोई वैल्यू नहीं था, गरीबा को सब कुचल देता था। इसी कारण लड़ाई हुआ, और लड़ाई कितना को हुआ था? 28 जून 1830 को। और इस जो 18 जून 1830 को जो लड़ाई हुई थी वह गृह युद्ध के रूप में हुआ था, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। ये क्रांति का परिणाम क्या निकला? जो चार्ल्स 10वां जो था वो गद्दी छोड़कर, राजा था चार्ल्स 10वां, और पोलिग्नेक क्या था? वहां का प्रधानमंत्री था। तो ये चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़ करके भाग गया, पलायन कर गया। कहाँ? इंग्लैंड। और जैसे हूँ इंग्लैंड चला गया तब कौन बन करके आया? लुई फिलिप वहां का शासक बन करके आया। कहाँ का? फ्रांस का। कोई दिक्कत? आइए, 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? पहले तो हम लोग पढ़े कारण, उसके बाद पढ़े परिणाम, और परिणाम के बाद पढ़ते हैं अब। तो कारण में क्या कहेंगे? लुई 10वां जो था, समझ गए कौन था? सॉरी, चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां ने पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया, और प्रधानमंत्री बनते हुए पोलिग्नेक ने क्या किया? जो अमीर लोगों को स्थान दे दिया। ठीक है, गरीब लोगों को कोई देख रेख नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ? एक गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध कितना को हुआ था? 28 जून 1830 ईस्वी को।
इस 28 जून 1830 ईस्वी के क्रांति को हम लोग क्या जानते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। ये था 1830 ईस्वी की क्रांति होने का कारण। जब क्रांति हुआ तो परिणाम क्या निकला? चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़ करके भाग गया। कहां भाग गया? इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड भाग गया तो कौन हुआ? आयरलैंड वंश के शासक। कहां का शासक था? आयरलैंड वंश का शासक था। नाम क्या था? लुई फिलिप। क्या बना? शासक, राजा बना। कहां का? फ्रांस का। जब बन गया वो, तो उसका प्रभाव क्या हुआ सो देखिए। इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के प्रभाव को समाप्त कर दिया। वियना कांग्रेस का जो मतलब रूल रेगुलेशन था, जो पुरानी व्यवस्था को, फिर उसको समाप्त कर दिया। क्योंकि तुम्हें भी पता होगा, जो जैसा बनता है वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। अब हम पढ़ा रहे हैं अपने ढंग से, अब अगर यहाँ पर कोई और टीचर आ जाएंगे वो पढ़ाएंगे अपने ढंग से। तो इसी प्रकार से पहले आया तो कहा नहीं प्रजातंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र रहेगा। दूसरा आया तो कहा नहीं राजतंत्र नहीं रहेगा, प्रजातंत्र ही रहेगा। तीसरा आया तो कहा नहीं उस बात को खत्म करो। अब क्या करना है सो देखो। इसका क्रांति ने अन्य देशों जैसे यूनान, पोलैंड तथा हंगरी के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग एक होकर के रहेंगे। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। 1848 ईस्वी की क्रांति। यह क्रांति आयरलैंड वंश के शासक लुई फिलिप के खिलाफ हुआ। ठीक है, क्या हुआ खिलाफ? अब सो देखो यहां पर। ठीक है, इस क्रांति का क्या नतीजा निकला और क्या हुआ सो कहता। इस क्रांति का मुख्य कारण था स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को समाप्त कर गीजो को प्रधानमंत्री बनाना था। ठीक है, मध्यम वर्ग जानते हैं ना, मध्यम वर्ग जिसमें न कोई अमीर रहेगा न कोई गरीब रहेगा, उसमें से किसको बनाना है प्रधानमंत्री? गीजो को प्रधानमंत्री बनाना है, यानी बिचला वाला सिस्टम लागू किया। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रखना पसंद किया, जिनकी संख्या बहुत कम थी। कितना हूं पैसा वाला रहेगा, जिसका एग्जाम्पल हम क्लास में बराबर देते रहते हैं तुम लोग को। बंदूक कब तक लोग दिखाएगा? जब तक उसमें 6 गोली, 47 गोली, 200 गोली, 500 गोली रहेगा तभी तक ना। लेकिन दिमाग कहीं खत्म होगा, इसलिए दिमाग को ग्रोथ दो। औजार उठाने की कभी जरूरत नहीं होगी, अगर उठाना है तो कलम उठाओ। ठीक है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सुनना सीखो। सुनना, जवाब देना नहीं। जवाब देने वाले ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, सब आदमी देख रहे हो ना। देखो क्या किया सो। पूंजीपति वाला तो था, लेकिन पूंजीपति वाली की संख्या कम थी। अब कम थी तो ऑटोमेटिक समझ गया होगा क्या होगा, लुई फिलिप हार जाएगा। वही हुआ। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप की विदेश नीति अच्छी नहीं थी। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। जैसे अभी मोदी जी को अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री है तो इनका विदेशी जो पकड़ है बहुत मजबूत है, काफी अच्छी है। इस कारण भारत से अब सभी लोग डरने लगे हैं। लेकिन अगर इनकी स्थिति खराब रहेगी या इनका विधि व्यवस्था अगर खराब रहेगा तो क्या हो जाएगा? भूखमरी बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही ना। तो अब अभी भी है अपने यहाँ बेरोजगारी, भूखमरी, लेकिन उसके लिए है जो आदमी पढ़े लिखे नहीं है, जो आदमी दिमाग नहीं लगाते हैं, वो आदमी भूखे हैं, वो आदमी को भोजन नहीं मिलता है। अब ये मत कहिएगा सर आपको भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि देश में क्या बढ़ गया? भूखमरी और बेरोजगारी। 22 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। ये हो बेचारा। एक और कौन गया था इंग्लैंड? चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां कहां गया था? इंग्लैंड। ये कहां गया बेचारा? लुई फिलिप इंग्लैंड। इंग्लैंड कहा जा रहा था सबरे, वहां ज्यादा पैसा कौड़ी था कि। चलिए, उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक मिनट के लिए लोकतंत्र। राजतंत्र प्रजातंत्र को समाप्त करके क्या बना दिया? ये लोकतंत्र। 1800 क्रांति का प्रभाव अब क्या हुआ? जब 1848 का क्रांति हुआ, कारण बना 1848 नीचा, तो ओकरो तो कुछ प्रभाव होगा ना। तो इस क्रांति ने न सिर्फ पुरातन व्यवस्था को अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड को भी प्रभावित किया, यानी राजतंत्र और प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। अब इसी को समाप्त करने के बाद एकीकरण होता है। इटली का एकीकरण का अर्थ होता है एकजुट होकर के रहना।
इटली के एकीकरण में बहुत सारी धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक समस्याएं थी। एकीकरण होने में होता है, देखता होगा घर में पहले एकीकरण का बात बतलाते हैं। बड़का भाई बोलता है हम कमाई छे 10,000, मझला भाई कहेगा हम कमाई छे 50,000, हमने रहबो एक साथ, और नहीं तो वो 10,000 दो तो हम 10,000 देबो। बताओ, एक समस्या हो गया ना। दूसरा समस्या ये होता है, बउआ हमर कनिया खाना नहीं बने तो हमर कनिया खाना नहीं बने तो घर में यहो बात हो जाता है। यहो कारण समस्या होता है एकीकरण में। और फिर वही अगर अलग अलग कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो सबका घर में खाना बनता है, सबका मजेदार जिंदगी चलता है। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी मौजूद थी। साथ ही विदेशी राष्ट्र ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। इसके एकीकरण में नेपोलियन ने भी मुख्य भूमिका निभाई तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। समझ गए। अब आज तक आप लोग यहां तक रहने दीजिए। 2 पेज नोट्स में हम आप लोग को बतला दिए, समझा दिए, पढ़ा दिए। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। कल हम आप लोग को क्लास चालू होगा, तो क्लास चालू करने से पहले हम 10 मिनट आप लोग से कन्वर्सेशन करेंगे इसी चैप्टर पर। इसलिए चैप्टर पर कन्वर्सेशन करेंगे क्योंकि इसमें ढेर सारे टॉपिक हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और हम आपको चाहते हैं 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आए। ठीक है, 100 का 100 जो कहता है ना वो, तो उसके लिए तो आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा ना मन से। तो आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपको एक उज्जवल भविष्य दूंगा। ठीक है, इसी के साथ फिर मिलते हैं आपको कल एसएसटी में हिस्ट्री के क्लास में।